तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस जो है उसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हम देखने वाले हैं। क्या है वो एप्लीकेशन? वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो मान लीजिए मेरे पास ना एक हॉलो स्फीयर है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस में मान के चलता हूँ कैपिटल आर। अब इस पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब ये जो पूरा स्फीयर है ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी डेवलप होगी उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आपको चेक करना है तो कोई एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करते हैं। तो मैं एक पी पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे। लेट्स पी बी द माई पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट सर्टन डिस्टेंस। तो यहाँ सेंटर से ये जो पी पॉइंट है ये मान के चलते हैं हम स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस डिपॉजिटेड यूनिफॉर्मली ओवर द गिवन स्फीयर। तो यहाँ ना हम थोड़ी सी एक बेसिक थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद में प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करेंगे या फिर एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो बेसिक थ्योरी में क्या लिख रहा हूँ? लेट्स कंसिडर a hollow sphere of radius capital R, of radius capital R, having charge q distributed uniformly over the surface, ठीक है। इस क्यू को इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूं, रेडियस भी क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि भैया सरफेस एरिया क्या होगा इस स्फीयर का? सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर ये होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। और चार्ज की सरफेस डेंसिटी क्या होगी? सरफेस डेंसिटी of uniformly distributed charge, अब सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया विच इज 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां पर मैं Q बोल सकता हूं, Q इज द टोटल चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें बाद में काम आने वाला है तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। इतनी हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें ना इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। और यहाँ पर यूज किसका करना है? गॉस के लॉ का। गॉस के लॉ में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है गॉस लॉ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक ना गॉसियन स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं। गॉसियन स्फीयर या फिर गॉसियन सरफेस कह लीजिए, जो कैसा होगा? स्पेरिकल इन नेचर होगा विच विल पास थ्रू पॉइंट पी। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करके ले रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज अ गॉसियन स्फीयर। और यहाँ ये जो पर्टिकुलर गॉसियन स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है वहाँ उसकी खासियत समझ लीजिए। इस गॉसियन स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेगा हमारे स्फीयर के सेंटर के साथ, ठीक है। दूसरी बात, गॉसियन स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? इट विल बी द दैट रेडियस विल बी इक्वल टू दिस स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड पॉइंट पी where I need to calculate the electric field intensity। तो चलिए और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं। let P be the point positioned at distance r, small r, from center of sphere where
electric field intensity is to be calculated, where electric field intensity where electric field intensity is required to be calculated. हो गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस P पॉइंट पर जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एक गॉसियन स्फीयर ले लिया है. तो उसे भी मैं लिख रहा हूँ, लेट्स कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन स्फीयर, अ spherical Gaussian sphere passing through point P, passing through point P with radius r, with radius small r, and center of Gaussian sphere, center of Gaussian sphere is coinciding with center of hollow sphere, center of hollow sphere. ठीक है, चलो. तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस भी इमेजिन कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे ds विच विल बी एट पॉइंट P. तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया भी कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स कंसिडर एन एलिमेंटल एरिया ds, एलिमेंटल एरिया ds एट पॉइंट P. ठीक है. अब अगर मैं एलिमेंटल एरिया यहाँ पर ऐसा कंसिडर कर लूँ, मान लीजिए ds एरिया है, तो हम जानते हैं दिस इज माय ds एरिया. तो एरिया का जो वेक्टर होता है वो हमेशा एरिया को कैसे होता है, परपेंडिकुलर. और ये स्फेरिकल सरफेस है तो P पॉइंट से जो एरिया वेक्टर जाएगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. चलो, इतनी बात हो गई. अब हम ये भी समझते हैं कि यहाँ ना जितने सारे चार्जेस हैं अंदर, वो सब मिलाकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट करेंगे. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी चार्जेस कैसे दिखाए हैं, पॉजिटिव दिखाए हैं. चलो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर की दिशा में जा रही है, वो इस एलिमेंटल एरिया से जब पास होगी तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही पास होगी. और जब ये परपेंडिकुलर पास होगी तो यहाँ ना मैं एक डायग्राम के तौर पर बताता हूँ. मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर पास हो रही है स्फीयर को, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो वेक्टर है इट विल बी पैरेलल, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर. तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया, ये जो एलिमेंटल एरिया है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है. कितना है, 0 डिग्री. सो थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड योर area vector. So let's write it down here. Let's consider an elemental area ds at point P such that electric field vector E and area vector ds makes angle theta is equal to 0 degree with each other. चलो, ये भी बात क्लियर हो गई. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इस डायग्राम को तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लूँगा. चलो, अब हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं. सो अप्लाइंग गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या कहता है भैया, जो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स
total electric flux passing through a closed area is equal to the amount of charge divided by इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर ये पूरा का पूरा सेटअप मैंने फ्री स्पेस में रखा है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगी, और यही अगर सेटअप किसी मीडियम में रखा होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, विच वुड बी द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर दैट गिवन मीडियम। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम एक और चीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि वी ऑल्सो नो, क्या पता होता है हमें कि ये जो फाई है ना, दिस फाई इज नथिंग बट इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वेक्टर हैविंग डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर ds, जिसे सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे ही डॉट हट जाएगा उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ता है, कॉस थीटा लिखना पड़ता है, और यहाँ फाई तो है ही। चलो अब इसी फाई को मैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं। सो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब यहाँ पर थीटा कितना था, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर विच इज 0 डिग्री। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आया है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, मैं बाहर ले रहा हूँ क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ओनली ds, क्योंकि cos थीटा तो 1 है। चलो यहाँ तक अपन आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एलिमेंटल एरिया है ds, इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, मतलब अगर इस एलिमेंटल एरिया को इंटीग्रेट करें तो क्लोज लूप के कारण गॉसियन सरफेस का एरिया हमें मिलेगा, सरफेस एरिया, और वो कितना होगा, इट विल बी द 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो गॉसियन स्फीयर है इसकी रेडियस इज स्मॉल आर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हमें किसे फाइंड करना था, एक्सप्रेशन में पूछा है, क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वुड बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। दिस इज वन फॉर्म ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें और क्या चेंजेस करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, E इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने लिखा था q अपॉन एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वेयर, देयरफॉर q इज नथिंग बट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। ये हमें पता है, हमने पहले भी लिख कर रखा है, देखिए यहाँ पर लिख कर रखा था q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। तो उसकी वैल्यू को यहाँ सबमिट कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, q के जगह मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर which is the surface area of hollow sphere divided by 4 pi epsilon naught small r का स्क्वायर is equal to e। चलिए जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो बचता क्या है मेरे पास, मेरे पास बचता है e इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पे, डिस्टेंस आर पर है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, किस पॉइंट पे पता करना है, एट द वेरी सरफेस ऑफ द हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का जो सरफेस है उस सरफेस पर ही मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टू चेक या फिर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट सरफेस ऑफ स्फीयर। कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि सरफेस में ये जो स्मॉल आर होगा वही क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेटअप के पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू
सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर की जगह हमने अभी कैपिटल आर लिखा है। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रहेगा। और अगर यही पर्टिकुलर सेटअप किसी मीडियम के अंदर हो तब क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, फॉर अ मीडियम विथ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप अच्छे से अपने नोटबुक में मार्क करके रखिए। वैसे ही यहाँ पर जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, फॉर अ मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फॉर अ मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के E would be equal to sigma capital R square divided by epsilon naught into K into R square। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा फॉर्मूले में। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक केस डिस्कस कर सकते हैं, थर्ड केस। क्या है थर्ड केस, मैं यहाँ पे पहले डायग्राम लेकर आता हूँ, इस डायग्राम को मैं लेकर आ रहा हूँ। अब अगर मान ले कोई आपसे कहे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, कहाँ पे, इनसाइड द स्पीयर, मतलब इस पर्टिकुलर जो चार्ज स्पीयर है उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हमें ये जो गॉसियन स्पीयर है जो बाहर निकाला है, उस गॉसियन स्पीयर को इमेजिन करना पड़ेगा पी पॉइंट पर, जो इस पर्टिकुलर स्पीयर के अंदर होगा। तो चलिए करके देखते हैं क्या आएगा। इस डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। चलो, सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक फिर से एक नया स्पीयर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ऐसे। और इस स्पीयर का जो सेंटर है वही हमारे स्पीयर ओरिजिनल जो चार्ज स्पीयर है उसके साथ में कोइंसाइड हो रहा है। और इस स्पीयर में ये मान लीजिए मेरा पी पॉइंट है कहीं, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, जहां पर मुझे क्या चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने अभी देखा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू, पहले तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्पीयर चार्ज स्पीयर के इनसाइड में। तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं फाई क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉस का एक्सप्रेशन, विच इज नथिंग बट E इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा। बट थोड़ा देखने वाली बात यह है कि स्पीयर के अंदर कोई चार्जेस है क्या, नहीं है। अगर स्पीयर के अंदर चार्ज नहीं है तो Q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो ड्यू टू absence ऑफ चार्ज inside, Q इज इक्वल टू 0। इनसाइड ऑफ स्पीयर लिख लीजिए, इनसाइड ऑफ स्पीयर। ठीक है, Q बिकम्स 0, देयरफॉर अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्पीयर ऑफ स्पेरिकल चार्ज स्पीयर वुड बी 0। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए यहां से ना हम एक और चीज बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ग्राफिकल रिलेशनशिप देखना, या फिर ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर, किस केस में, अगर वो पर्टिकुलर चार्ज स्पीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर ना मैं क्या कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लॉट करूंगा और एक्स एक्सिस पर जो है वो डिस्टेंस प्लॉट करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर स्मॉल आर मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर है, जो स्फीयर के बाहर का डिस्टेंस है, कौन से स्फीयर का, चार्ज स्फीयर का, तब एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया था, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यही एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाता है अगर हम सरफेस के ऊपर चार्ज चेक करें, ये सरफेस के ऊपर, तो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या मिला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर स्फीयर के इनसाइड चेक करना चाहे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 0। तो इसका मतलब है सेंटर से लेके तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे ही वो सरफेस पर आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही वो बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के साथ। तो अगर ग्राफ निकालना है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अगर सेंटर में बात करें तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। फिर रेडियस जो स्मॉल आर है विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ गॉसेस स्फीयर, वो जैसे जैसे बढ़ते रहेगा धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन किस पॉइंट पर बढ़ेगी, जिस पॉइंट पर जो गॉसियन स्फीयर का रेडियस है और इस पर्टिकुलर चार्ज स्फीयर का रेडियस है वो सेम है, अदरवाइज इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो हम कहेंगे जहां पर ये जो स्मॉल आर है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर, उसी पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी मिलेगी। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इंटेंसिटी जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, मैक्सिमम, विच इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट के बाद ये जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ई का रिलेशन है इनवर्सली टू आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं आपको कुछ अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट करके दूं, मान लीजिए ये ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले तो 0 ही है, डायरेक्ट 0 है, और अचानक से कहाँ पे बढ़ गई, जहाँ पर गॉसियन स्फीयर की रेडियस और चार्ज स्फीयर की रेडियस सेम है। और जैसे ही हम दूर दूर जाते जाएंगे गॉसियन स्फीयर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस एट विच यू नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले क्या कर लेते हैं, हम एक सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है उसे देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल, अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर एंड एट द सरफेस ऑफ द स्पीयर। और उसके साथ में थर्ड हमें पूछा है एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं एक स्पीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज अ स्पीयर, और मान लेते हैं कि भैया ये स्पीयर पर ना इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, चलो अब क्या कहा है, इस ये जो स्पीयर है इसकी रेडियस हमें दी है, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर लिख रहा हूं मैं गिवन में 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, चार्ज दिया है हमें क्यू, यहाँ पर देखिए चार्ज दिया है विच इज 1 माइक्रोकूलम। सो इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और हमें फाइंड करने के लिए पूछा है, टू फाइंड, फर्स्ट क्या पूछा है, हमें पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इफ जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। फिर सेकंड एक्सप्रेशन क्या पूछा है, एट द सरफेस ऑफ स्पीयर, एट द सरफेस ऑफ स्पीयर कितनी है उसकी इंटेंसिटी, तो E इज इक्वल टू व्हाट, इफ दिस स्मॉल आर इज एक्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर। और थर्ड हमें पूछा है एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। तो ये जो मेरा स्पीयर है
इस स्पीयर से अगर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करूं तो यहाँ वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर पे। अब हम यहाँ से ना डायरेक्टली ये तो बता सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्पीयर की जगह जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता और यहाँ पर कोई चार्ज न होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो ये थर्ड जो है वो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ what is the magnitude of electric field intensity if that small r is 5 centimeter, that is 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें एक एक करके कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ चार्ज स्पीयर वो कितनी आती है, उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। सो दिस E इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय। अब ये देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू भी हमें डायरेक्टली पता है, विच हाउ मच इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर इसे डायरेक्टली पहले ही लिख लूंगा। सो what I can write here is 9 into 10 to the power 9 into 1 microcoulomb divided by R कितना दिया है, what is the value of R for first question, it is 30 into 10 to the power minus 2, so 30 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा देखिए 9 इंटू 1, यहाँ पर देखिए 9 इंटू 1 इज 9, 10 to the power 9, 10 to the power minus 6, that would be 10 to the power 3। so I'll be writing here 9 into 10 to the power 3। नीचे क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर, सो 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4, माइनस 4 ऊपर चला गया प्लस 4 एंड दैट वुड बी 9 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर वुड बी 900। ठीक है, ये हो गया 900। अब ऊपर भी मैं 900 लिख ले रहा हूँ, 900 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, राइट, और डिवाइडेड बाय 900। तो हमारे पास बचता क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम व्हेन द डिस्टेंस और स्मॉल आर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब सेकंडली हमें क्या पूछा है देख लेते हैं, क्या कहा है उन्होंने, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और सरफेस ऑफ द स्फीयर में हमने देखा है कि जो गॉसियन स्फीयर होता है उसकी रेडियस और जो स्फीयर की रेडियस है वो भी सेम है, इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर है। सो इस केस में चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। चलो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। अब हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Q कितना दिया है मुझे 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट, डिवाइडेड बाय अब क्या बचा है सिर्फ आर स्क्वायर एंड आर इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर देखिए 9 इंटू 1 इज 9, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 6 इज 10 टू द पावर 3। चलो लिख लेते हैं। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 इज 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इज माइनस 4। सो यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा आंसर देखिए, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 2 ऊपर चले जाएगा डिनोमिनेटर का तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 2, और इसका टोटल एडिशन आएगा 10 टू द पावर 5 और यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। चलिए, और थर्ड क्या पूछा था हमें पूछा था कि एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और उसकी वैल्यू तो जीरो ही होगी क्योंकि सेंटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है बिलो द सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। चलो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ एक थीन वायर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। वायर क्या कैसी होती है, सिलेंड्रिकल वायर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिलेंडर नहीं बताएंगे, एक थीन वायर बताएंगे। और ये थीन वायर पर है ना क्यू चार्ज ले लेते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से वायर हमने क्या कर, वायर पर हमने ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, स्मॉल क्यू चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओवर द एंटायर लेंथ, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पी विच इज एट सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द थीन वायर। तो थीन वायर से एक पी पॉइंट है जो कुछ डिस्टेंस पर है, और ये जो डिस्टेंस है इतना, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर मार्क कर रहा हूँ, चलेगा। तो आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पर हमें क्या चेक करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। सो हमें एक्सप्रेशन ही पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। यहाँ पर ना थोड़ा सा एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखिए, कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने देखा है पहले लेक्चर्स में, जो प्रीवियस लेक्चर्स है वहाँ पे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू के इंटू, अगर आपका चार्ज स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। अब ऐसे इसको नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो चार्ज क्यू है ना वो सिंगल क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। वो पर्टिकुलर चार्ज के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उनके फॉर्म में हमने क्या किया है, उसको इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ओवर द एंटायर लेंथ। अब कोई एक पर्टिकुलर चार्ज का डिस्टेंस फिक्स थोड़ी है पी पॉइंट से, हो सकता है यहाँ पर एक हाथ चार्ज रखा है तो वो आर डिस्टेंस पर है, लेकिन उसके बगल वाला जो चार्ज है वो आर डिस्टेंस पर नहीं है, हर किसी का डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में जब कोई भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सरफेस पे, और किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो ये नॉर्मल जो फॉर्मूला है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और इसीलिए हमें गॉस के थ्योरी का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही देखिए, जब हमने स्फीयर के केस में इसको सॉल्व किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। जो चार्ज है आपका वो पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण एक चार्ज का डिस्टेंस अगर मैं आर ले रहा हूँ, मान के चलिए आर डिस्टेंस पर पहला चार्ज है, लेकिन दूसरा चार्ज थोड़ी आर डिस्टेंस पर है, तीसरा चार्ज था, ऐसे चार्जेस आर डिस्टेंस पर नहीं है, तो चार्जेस का डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज वेरिंग, एंड दैट्स वाई वी हैव टू यूज गॉस लॉ, और यही इसके एप्लीकेशन का कारण होता है। यहाँ पर हम गॉस लॉ के हेल्प से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर से हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर लौट कर आते हैं। तो क्या किया अब तक हमने, हमने एक क्या कर लिया है, यूनिफॉर्म लॉन्ग इनफाइनाइट वायर इमेजिन कर लिया जिस पर क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दूसरी बात, हमने पी पॉइंट इमेजिन कर लिया है, ये पर्टिकुलर पी पॉइंट चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर है, और इसी पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टेप्स के हिसाब से अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अगर पॉइंट चार्ज है या फिर स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गॉसियन जो सरफेस है वो एक स्फीयर होता है। अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें गॉसियन सरफेस क्या लेना पड़ेगा, एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो चलिए गॉसियन सरफेस ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो मैं यहाँ पर एक सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर। देखिए इस तरीके से हमने एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इस गॉसियन सिलेंडर की जो रेडियस होगी, दिस रेडियस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर, मतलब आर डिस्टेंस ही इस गॉसियन सिलेंडर की रेडियस है, और दूसरा जो लेंथ है उसको मैं एल मार्क कर रहा हूँ। सो लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एलिमेंटल एरियाज कंसिडर करेंगे। कहाँ कहाँ पे एलिमेंटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, अगर इस पूरे सिलेंडर को देखा जाए तो ये पूरा जो सरफेस है सिलेंडर का वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट साइड वाला। दूसरा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है या टॉप का एरिया हो सकता है, या फिर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड वाला एरिया है। और थर्ड जो सरफेस है
वो है आपका कर्व्ड सरफेस। तो इस तरीके से 3 पर्टिकुलर पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, मैं मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया एंड थर्ड एरिया, ओके, सरफेस का। अब यहाँ पर जब हम एलिमेंटल एरिया भी लेंगे तो एलिमेंटल एरिया हमें कहाँ लेना होता है, इन्हीं कर्व्ड सरफेस पर लेना होता है। सो सबसे पहले लेंगे हम पी पॉइंट पे एरिया ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज पी पॉइंट। देन यहाँ पर मैं सेकंड सरफेस पे ले रहा हूँ एरिया, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर के लिए चार्जेस मिटा रहा हूँ। ठीक। हम्म, चलिए यहाँ पर और एक एरिया ले लेते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, 3 एलिमेंटल एरिया कर लिए कंसिडर, और तीनों एलिमेंटल एरियाज जो होंगे उसके जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होंगे उस एरिया को। सो दिस इज डी एस, दिस इज ऑल्सो डी एस, दिस इज ऑल्सो डी एस, एंड यहाँ पर जो थर्ड है सरफेस एरिया उसे भी मैं डी एस मार्क कर रहा हूँ। हो गया। सो 3 सरफेस पर 3 एलिमेंटल एरियाज हमने ले लिए। अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर डेरिवेशन को फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले बोर्ड में आपको बेसिक थ्योरी लिखनी होती है, बहुत शॉर्ट लिखेंगे लेकिन लिखना तो पड़ेगा। सो उस थ्योरी को डिस्कस कर लेते तो हम सबसे पहले कहेंगे कंसिडर एन infinitely long thin wire positioned in a free space, positioned या फिर situated, thin wire positioned in a free space, okay, let q be the charge। हम क्या करेंगे यहाँ पर, q चार्ज जो है, q be the charge spread uniformly, आप चाहे स्प्रेड की जगह वर्ड यूज सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ, ठीक है, पूरे लेंथ पर। अगर ये वायर देखिए तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो पूरे वायर पर हमने क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है। अब आगे हम लिखेंगे लेट्स कंसिडर अ पॉइंट P at distance small r from wire, ठीक है। यहीं पे हमें क्या करना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। अब बात आती है गॉसियन सरफेस की, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं। लेट्स कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस किस शेप का है, सिलेंड्रिकल। लेट्स कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन surface passing through point P and axis of which, ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका जो एक्सिस है वो किसके साथ कोइंसाइड होगा, एक्सिस ऑफ वायर एंड TM, ठीक है, सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड एक्सिस ऑफ विच is coincided with the axis of wire, axis of wire, ठीक है। यहां हम एक दो चीज और ऐड कर लेते हैं। हियर ये जो गॉसियन सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है, हियर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉलर, ऑब्वियसली वो स्मॉलर होगा, ठीक है, एंड द सरफेस is divided into 3 parts as shown in figure, ओके। चलो यहां हो गया।
अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, एलिमेंटल एरिया कंसिडर करना होता है. सो लेट्स कंसिडर एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल एरिया ds at three surfaces, three surfaces, one being at p. एक उसमें से एक कहाँ कंसिडर करेंगे, p पॉइंट पर कंसिडर करेंगे. यहां पर देखिए हमने करके दिखाया. ठीक है, चलो. अब यहीं पर ना और एक चीज हम बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है. गॉसियन सिलेंडर की लेंथ कितनी, एल है. इतने लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी तो निकाल ही सकते हैं. तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी which is represented by symbol lambda, and this would be equal to total charge divided by length of Gaussian sphere, that is small l. तो इस हिसाब से Q का क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल. ठीक है, आगे हमारा. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या करना है, अब हमें एक्चुअली गॉस के थ्योरी को या फिर गॉस के जो थ्योरम है उसका जो लॉ है उसको अप्लाई करना है. तो गॉस का लॉ क्या था, गॉस ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है, दैट इज फाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज या नेट चार्ज कह लीजिए, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस. अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट. तो इसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर. आगे नेक्स्ट इसमें मैं लिख रहा हूँ, एज पर गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड एरिया या क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. बट हमें और एक चीज पता है, वी ऑल्सो नो, क्या पता है हमें, दैट ये जो फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू द क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या बताता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को ना क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए. यहां पर देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जितने भी चार्जेस है वो सरफेस के ऊपर रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है. ये भी हमने देखा है. तो यहां पर मैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्लू कलर से निकाल कर दिखाता हूं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी वायर को, इस तरीके से वायर को परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, यहाँ यहाँ ये जो क्रॉस सेक्शंस है साइड वाले, इनमें यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएगी, परपेंडिकुलर ही जाएगी, पैरेलल नहीं जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये, इन्होंने कुछ एंगल बनाया है एलिमेंटल एरिया वेक्टर के साथ. अगर थर्ड सरफेस को अच्छे से देखें तो थर्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल जा रही है एरिया वेक्टर को, मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर अगर देखें हम साइड वाले एरियाज, जो टॉप और बॉटम सरफेस होता है ना जिस तरीके से सिलेंडर में, वैसा. तो यहाँ पे राइट साइड का जो एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. वैसे ही ये जो लेफ्ट साइड का एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनके बीच में भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है. चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमें क्या क्या हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है कि ये जो फाई है इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, और ये जो पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है. तो इस एक्सप्रेशन को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा 1 लिखता हूं. अब ये थीटा 1 क्या होगा, इट विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फर्स्ट जो एलिमेंटल एरिया है फर्स्ट सरफेस पर उसके बीच का एंगल, दिस इज थीटा 1. वैसे ही ये जो सेकंड सरफेस है, इस सेकंड सरफेस में ये जो ds है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. और वैसे ही ये जो थर्ड है इसके बीच का एंगल हम लिखेंगे थीटा 3. तो चलिए एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं. सो अगेन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सरफेस would be equal to E ds cos of theta 2 plus closed loop integration of E ds cos of theta
3। ये हो गया थर्ड सरफेस के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट सरफेस विच इज ई डी एस। अब कॉस ऑफ थीटा वन कितना आएगा, ये हमें पता है 90 डिग्री है, तो आई विल बी राइटिंग कॉस ऑफ 90 डिग्री। ओके, प्लस सेकंड सरफेस का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ले रहे हैं अपन ई डी एस, वहां पर भी कॉस ऑफ थीटा कितना लेना पड़ेगा, थीटा टू हमारे पास कितना आएगा, ये थीटा टू, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 90, प्लस हमारे पास है क्लोज लूप इंटीग्रेशन फॉर थर्ड सरफेस विच इज अगेन ई डी एस कॉस ऑफ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0 क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पर भी ड्रॉ करके देता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई और डी एस के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री है। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस ऑफ 0। सो अल्टीमेटली देखिए कॉस 90 जो फैक्टर है वो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 के कारण किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचता क्या है हमारे पास, थर्ड सरफेस से आने वाला फ्लक्स, तो दैट वुड बी इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 0। ठीक है, ये मेरा थर्ड सरफेस है। याद रखिए यहाँ जो मैंने 1 2 3 लिखा है ना, दिज आर नॉट लिमिट्स, ये कोई इंटीग्रेशन के लिमिट नहीं है, जस्ट वो कौन सा सरफेस है इसको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर वो पर्टिकुलर नंबर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फाई बिकम्स इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि फाई क्या है, फाई इज एक्चुअली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिकम्स इक्वल टू, ई को मैं बाहर ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के, एंड ओनली रिमेन्स विथ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये जो थर्ड सरफेस है ये इसी का एलिमेंटल एरिया हमारे पास है। ओके, जब इस एलिमेंटल एरिया को मैं क्या कर लूँगा, इंटीग्रेट कर लूँगा, तो ये कर्व सरफेस का एरिया आएगा सिलेंडर का। और सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, आप किसी भी सिलेंडर को, मान लीजिए मेरे पास सिलेंडर है और उसको काटूँ तो वहाँ पर एक लैमिना मिलेगा। तो लैमिना में ये जो टोटल लेंथ है ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है विच इज़ नथिंग बट 2 पाई आर। और ये जो लेंथ हाइट है, ये हाइट किसकी होगी, यही सिलेंडर की हाइट यहाँ पर इस लैमिना की हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अब मैं आगे लिख रहा हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी एस का जो एरिया होगा इंटीग्रेशन होने के बाद वो होगा 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। अब हम लिखेंगे Q अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और बचता क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q कैन बी रिप्लेस्ड एज लैम्बडा इंटू एल। हमने देखा है यहाँ पर, यस ये देखिए लैम्बडा इंटू एल है ना। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा। सो ई क्या बचता है हमारे पास, ई वुड बी इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है इतना। देखिए 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टन पॉइंट या फिर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सेटअप को किसी मीडियम में रख लिया, वाटर हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है। सो फॉर अ मीडियम with dielectric constant, with dielectric constant, और वो कांस्टेंट क्या है, मान लीजिए k। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, सो ये बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा फॉर्मूले में, अगर हमें क्या दिया है, पर्टिकुलरली कोई मीडियम दिया है जिसके अंदर इस सेटअप को रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला एप्लीकेशन। अब इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये एक और एग्जांपल हमें दिया है, क्या पूछा है यहाँ पे, सॉल्व एग्जांपल 8.2, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें
इस प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से वायर है और एक पी पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ से 1.5 मीटर पर। सो दिस वायर से लेकर ये पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब आर दिया है आपको 1.5 मीटर। देखिए यहाँ पर दिया है ना 1.5 मीटर, ठीक है। वायर की टोटल लेंथ कितनी बोली है 2 मीटर। सो लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर एंड देन उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है 3 माइक्रोकुलम। तो क्यू की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है 3 माइक्रोकुलम। इसका मतलब होता है 3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। लेंथ में लिख रहा हूँ वायर का 2 मीटर, स्मॉल आर इज गिवन एज 1.5 मीटर। और पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा है द चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। तो अगर मैं सबसे पहले निकालूँ चार्ज डेंसिटी तो वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, क्योंकि वायर के केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे विच इज़ नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर एंड हियर इट वुड बी 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। और हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना निकल कर आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, सॉरी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट पॉइंट 1.5 मीटर। तो अब जानते हैं हमारा फॉर्मूला है चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है उसका, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, देख लेते हैं क्या यही फॉर्मूला है, यस, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, चलो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। लैम्बडा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है यहाँ पर, देखिए विच इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻6। तो ऐसे ही लिख रहा हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2, इतना ही है। पाई लिख लेता हूँ 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, देखिए फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। ठीक है, चलो सो आई विल बी राइटिंग हियर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और कुछ बचा है क्या, यस आर बचा है। तो आर की वैल्यू कितनी लेना है हमें 1.5। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें डायरेक्ट ही कैंसिल हो रही है। क्या हो रहा है 1.5 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचता है 10⁻⁻6। और ये जो 10⁻⁻12 है ना नीचे, उसको भी मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻+12 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 2। ये देखिए 3.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 8.85। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.28 और 8.85 को, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, चलो करके देखते हैं फट से। 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 6.28। चलिए 8 5 = 40, सो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, दिस इज 4। 8 8 = 64, 64 प्लस 4 68, देन इट इज 8, अगेन इट इज 6। 8 8 = 64, 64 एंड 6 इज 70। ठीक है, चलिए 0 मार्क कर रहा हूँ। 5 इंटू 2 = 10, 0 और एक 1 आता है आपके पास में। ठीक है, 2 8 = 16 प्लस 1 इज 17, अगेन 1। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 17, अगेन 2 0 मार्क कर लिए। 6 5 = 30, 30 का 0, फिर बचा है 3। 8 6 = 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51। सो 51 का 1, फिर बचता है 5 एंड अगेन 8 6 = 48, 48 प्लस 5 इज 53। सो दिस इज 53। चलो कर लो इसको सॉल्व। 0 8 7, ये हो गया 15 का 1, यहाँ पर एक ऐड होता था 5 एंड दिस इज, सो 5.5780। सो ये हो जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5.57 में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ 1000 इंटू 10⁻3। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या लिख रहा हूँ 555.7 इंटू 10⁻⁻1। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इसको पहले मिटा रहा हूँ मैं, डिलीट।
तो हमारे पास आया है 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 555.7 इंटू 10⁻⁻1। चलिए -1 ऊपर के लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +1 एंड दैट वुड बी 10⁻⁴। सो 1000 डिवाइडेड बाय 555.7, ठीक है, और ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 10⁻⁴। चलो यहाँ ना कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो 0.7 है उसके बजाय मैं एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 556, ठीक है, इंटू 10⁻, ये ऊपर 4 है। चलो अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1000 उसको आपको डिवाइड करना है 556 के साथ, सो 556 इंटू 1 इज 556, तो ये कितना आ जाएगा 4, देन अगेन दिस इज 4, देन अगेन दिस इज 4, सो 0444, फिर मैं यहाँ पर एक डेसिमल लूँगा, ये आ जाएगा 4440। अब क्या करते हैं 556 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 556 मल्टीप्लाइड बाय कितना बना साहब 8 से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से तो क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 4448, जो नंबर क्या है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। 7 6 42, 2 हियर इट इज़ 4, 7 5 35 प्लस 4 39, देन अगेन 3, 7 5 35, 35 प्लस 3 इज 38, सो 3892, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1.7, चलो इसके आगे नहीं जाएंगे, सो माय आंसर इज 1.7 इंटू 10⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, सो न्यूटन पर कूलम, माय आंसर इज 1.7 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आप इस आंसर को आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसके साथ मैच कर भी देख सकते हैं। चलो अब हम ना नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं।